वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी पहली यूरोपियन पावर है जो भारत आई थी और क्या मकसद था उनका भारत आने के पीछे, क्या एक्टिविटीज करी उन्होंने भारत में आने के बाद एंड क्या इंपैक्ट या क्या छाप वो छोड़ के गए। ये आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो पीसीएस एग्जाम्स हो या यूपीएससी हो, रेगुलरली इस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सभी यूट्यूब वीडियोस को तो फ्री में एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मैं हूं सौम्या सिंह। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि 15th सेंचुरी में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज को नीड फील हुई कि उन्हें इंडिया से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो झटका यूरोपियंस को लगा वो लगा टर्क्स का कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा। बेसिकली कॉन्स्टेंटिनोपल वो फोकल पॉइंट था, वो इंपॉर्टेंट सिटी थी जहां पे पूरे वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड रूट है वो क्रॉस होकर के जाता था। ये एक बिल्कुल कनेक्टिंग पॉइंट था वेस्ट और ईस्ट के बीच का। जो भी शिपमेंट्स थी वो यहीं से पास होती थी यूरोपियन मार्केट्स के टुवर्ड्स। अब इसी रूट पे जब या इसी पोजीशन पे जब टर्क्स ने कब्जा जमा लिया, अरब्स ने काफी ज्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए यूरोपियन शिपमेंट्स पे, स्पेसिफिकली जो इंडिया से या चाइना से सिल्क हो गया या स्पाइसेस हो गया लेकर के जाते थे टू द यूरोपियन मार्केट्स, जिसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा था यूरोपियन मार्केट्स को, क्योंकि वहां पे कमोडिटीज के प्राइसेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे थे। इसी के साथ साथ आप सभी को पता होगा कि 15th सेंचुरी में स्पिरिट ऑफ रिनाइसेंस भी चल रहा था पूरे यूरोप में, जिसके तहत कई एडवांसेस या कई डेवलपमेंट्स होने लगे थे वेरियस फील्ड्स में, और इन्हीं में से एक थी शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, जिसकी वजह से कई यूरोपियन कंट्रीज में क्यूरियोसिटी जागी कि हमें ईस्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहिए, हमें सी वॉयज करनी चाहिए वहां पे। इसी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया आए, वो थी 1494 की ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास। बेसिकली इस ट्रीटी के तहत पोर्चुगल और स्पेन के बीच में एक समझौता हुआ, एक इमेजिनरी लाइन जो अटलांटिक ओशन में मानी गई, और डिसाइड हुआ कि इस लाइन के वेस्ट का जो भी एरिया है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, वहां पे स्पेन का कब्जा रहेगा, और जो भी इस लाइन के ईस्ट का एरिया है जैसे कि अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे पोर्चुगल का कंट्रोल बना रहेगा। तो यही से शुरुआत होती है पहले यूरोपियंस यानी पोर्चुगीज के एडवेंट की इन इंडिया। अब जो पहले पोर्चुगीज पर्सनालिटी थे जो भारत आए वो थे वास्को ड गामा। वास्को ड गामा भारत के कैलिकट पहुंचते हैं मई 1498 को एक गुजराती मर्चेंट की मदद से। अब यहां पे मैं आपसे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूं जो कई स्टेट पीसीएस में लगातार पूछा जाता है कि कौन सा गुजराती मर्चेंट था, क्या नाम था उसका जिसने वास्को ड गामा को हेल्प किया इंडिया में आने के लिए। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे आज। अब आगे बढ़ते हैं। जब वास्को ड गामा कैलिकट पहुंचे तो वहां के रूलर ज़ेमोरिन ने उनको काफी वार्म वेलकम दिया, लेकिन इस बात को देख के मालाबार कोस्ट पे जो अरब्स ट्रेडर्स उस समय प्रेजेंट थे वो खुश नहीं थे। एंड एट द सेम टाइम पोर्तुगीज के भी माइंडसेट में ये था कि उन्हें इंडियन ओशन के ट्रेड रूट पे कब्जा बनाना है और अरब्स को हटा देना है। लेकिन क्या होता है कि वास्को ड गामा इंडिया में सिर्फ 3 महीने के लिए रुकते हैं और जाते जाते अपने साथ काफी रिच कार्गो लेके जाते हैं यूरोपियन मार्केट्स के लिए, जहां पे उसे वो सेल करते हैं काफी ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन पे, जिसके बाद अदर यूरोपियन मर्चेंट्स को भी लगने लगता है कि भाई हमें इंडिया जाना चाहिए और प्रॉफिट कमाना चाहिए। लेकिन वास्को ड गामा जाने के बाद दोबारा भारत फिर वापस आते हैं 1501 में और कैनेनोर में अपनी फैक्ट्री भी सेटअप करते हैं। लेकिन ये पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री नहीं है जो सेटअप होती है इंडिया में, अभी हम आगे जानेंगे उसके बारे में। अब वास्को ड गामा के बाद जो नेक्स्ट पोर्तुगीज भारत आते हैं वो होते हैं पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। ये 1500 में इंडिया आते हैं स्पाइस ट्रेड के लिए, और यही पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री भी सेटअप करते हैं कैलिकट में। लेकिन इस फैक्ट्री के सेटअप होने के बाद एक झड़प हो जाती है अरब्स और पोर्तुगीज के बीच में, जिसकी वजह से कैब्रल काफी सारे अरब मर्चेंट्स को मार देते हैं और वहां के रूलर काफी निराश हो जाते हैं कैब्रल से। इसी वजह से कैब्रल कोची और कैनेनोर में ट्रीटीज जाके नेगोशिएट करते हैं कि वो वहां पे पोर्तुगीज ट्रेड कर पाए, और यही रीजन है कि जब वास्को ड गामा भारत वापस आते हैं 1501 में तो वो फैक्ट्री कहां सेटअप करते हैं, कैनेनोर में। ठीक है, ये जो आपको लिंक्स हैं ये कनेक्ट करते चलना है, ये एक स्टोरी की तरह आपको समझना है।
तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़े आराम से हो जाएंगे इस पोर्शन से। अब आगे बढ़ते हैं। कैब्रल के बाद नेक्स्ट आते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये बेसिकली पहले पोर्तुगीज गवर्नर होते हैं जो किंग ऑफ पोर्चुगल भेजते हैं भारत में। ये 1505 में इंडिया आते हैं और इनको किंग ने दो मकसद दिए होते हैं। पहला कि इंडिया में पोर्तुगीज की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है और दूसरा मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन जब 1507 के अराउंड ये दीव में प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे एक बैटल हो जाती है जिसमें इजिप्ट और गुजरात नेवीज मिल करके इन्हें हरा देती हैं और इसी बैटल में इनके बेटे की भी डेथ हो जाती है, जिसके तुरंत 1 साल बाद अल्मीडा वापस बदला लेते हैं और इन दोनों नेवीज को क्रश कर देते हैं। अल्मीडा के नाम पर ही ब्लू वाटर पॉलिसी की भी शुरुआत हुई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पीसीएस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्मीडा ने इनिशिएट किया था ब्लू वाटर पॉलिसी को, जिसे कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि इंडियन ओशन का जो पूरा रूट है उसमें जो भी एंट्रेंसेस पॉइंट है वहां पे परमिट्स ये पोर्तुगीज देंगे, तभी बाकी मर्चेंट्स आ पाएंगे। इस तरीके का सिस्टम था। कब्जा जमाना चाहते थे पोर्तुगीज इंडियन ओशन ट्रेड रूट के ऊपर। अब अल्मीडा के बाद जो नेक्स्ट पोर्चुगीज भारत आते हैं उनका नाम है अल्फांसो दी एल्बुकर्की। ये सक्सीड करते हैं अल्मीडा को एज द पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया और इन्हीं को, अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हीं को रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर माना जाता है इन द ईस्ट। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये गोवा को कैप्चर कर लेते हैं सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में, और सिर्फ गोवा को ही नहीं, ये बल्कि भटकल भी कैप्चर कर लेते हैं कृष्णदेवराय से। और उसके बाद इसी के साथ साथ ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल भी सेटअप करते हैं इंडियन ओशन पे। कई सारे जितने भी एंट्रेंसेस थे इंडियन ओशन पे, जैसे कि रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इन सब पे इनका कंट्रोल बन जाता है क्योंकि ये वहां पे बेसिस सेटअप कर लेते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मुझे यहाँ पे बताना है कि अभी तक जो भी हमने पोर्तुगीज के बारे में बात करी है, पर्सनालिटीज के बारे में जो इंडिया आए, इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी थी जिसने सती प्रैक्टिस को बैन किया था इंडिया में? जो भी पोर्तुगीज का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, ऐसा कौन सा पोर्तुगीज पर्सनालिटी था जिसने सती प्रैक्टिस को बैन किया? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो लास्ट इंपॉर्टेंट पोर्तुगीज पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया आए, वो थे नीनो द चूना। ये बेसिकली पोर्तुगीज गवर्नर 1529 में बनते हैं एंड उसके बाद ही गवर्नर बनते ही तुरंत ये शिफ्ट कर देते हैं पोर्तुगीज सेटलमेंट्स की कैपिटल को कोच्चि से गोवा, ठीक है। और इन्हीं के अंडर गुजरात किंग से दीव और बसीन दोनों के दोनों आइलैंड्स पोर्तुगीज के अंडर कंट्रोल भी आ जाते हैं। हालांकि उस समय गुजरात किंग बहादुर शाह से काफी डिफरेंसेस भी इनके हो जाते हैं क्योंकि बहादुर शाह ने इनकी मदद मांगी होती है हुमायूं से लड़ने के लिए, लेकिन क्या होता है अल्टीमेटली कि हुमायूं वापस चला जाता है बिना परेशान किए गुजरात किंग को, जिसकी वजह से बहादुर शाह को लगता है कि भाई मैं अपने आइलैंड क्यों दूं, मुझे वापस चाहिए अपने आइलैंड। तो पोर्तुगीज और बहादुर शाह के बीच में तनातनी भी हो जाती है। ये लोग काफी नेगोशिएशंस करने की कोशिश करते हैं बट लेकिन अल्टीमेटली नहीं हो पाता है और पोर्तुगीज फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं बहादुर शाह को मारने का, जो उन्होंने मार भी दिया था 1537 में। अब ये जो नीनो द चूना है, इनको क्रेडिट किया जाता है काफी ज्यादा क्योंकि इन्हीं के अंडर जो पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस है ये सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तक सीमित नहीं रहा था बल्कि ईस्टर्न कोस्ट के टुवर्ड्स भी बढ़ा था, क्योंकि बंगाल के हुगली में इन्होंने हेडक्वार्टर पोर्तुगीज का सेटअप कर दिया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सभी इंपॉर्टेंट पोर्तुगीज पर्सनालिटीज की जो भारत आए थे। अब बात करते हैं पोर्तुगीज एंड मुगल्स के बीच रिलेशनशिप की। तो देखिए, अकबर, जो मुगल एम्परर अकबर थे, उन्होंने 3 मिशंस बुलाए थे पोर्तुगीज प्रीस्ट के अपने कोर्ट में, जिसमें से सबसे पहला था 1579 में, जब उन्होंने पहली बार रिक्वेस्ट किया पोर्तुगीज अथॉरिटीज को एट गोवा कि वो उनके कोर्ट में लर्न्ड पोर्तुगीज प्रीस्ट को भेजे, क्योंकि अकबर काफी इंटरेस्टेड थे पोर्तुगीज कल्चर को जानने में, समझने में। तो इसी वजह से पोर्तुगीज डिसाइड करते हैं कि फादर लोडोल्फो एक्वावीवा एंड एंटोनियो मोंसेराट अकबर के कोर्ट जाएंगे और वो पहुंचते भी हैं फतेहपुर सीकरी 28 फरवरी 1580 को। लेकिन वहां पे उनका समय काफी ब्रीफ रहता है, 3 साल का ही रहता है, जिसके बाद वो वापस आ जाते हैं 1583 में। सिमिलरली सेकेंड मिशन अकबर दोबारा बुलाते हैं 1590 में, जो एंड हो जाता है 1592 में। एंड जो थर्ड मिशन है वो अकबर बुलाते हैं सीधे लाहौर में 1595 में। एंड तब पोर्तुगीज प्रीस्ट जेरोम जेवियर एंड इमानुएल पिन्हेरो वहां पे विजिट करते हैं।
लेकिन एक इंटरेस्टिंग मोड मुगल्स और पोर्तुगीज के बीच आता है जब 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स अपने शिप हेक्टर के साथ सूरत पहुंचते हैं और उसके बाद उस समय के मुगल एम्परर से डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्रिटेन को बिजनेस करने दिया जाए इंडिया में। हॉकिंग्स काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे टर्किश लैंग्वेज में। उन्होंने पूरी कॉन्वर्सेशन एम्परर से टर्किश लैंग्वेज में करी, जिसके बाद एम्परर ने खुश होकर के उन्हें अलाउ तो कर दिया बिजनेस का, और उसी के साथ साथ उन्हें मनसबदार भी बना दिया 1400 विद द सैलरी ऑफ 30,000 रुपीज एट दैट टाइम। इस वजह से पोर्तुगीज काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए थे। पोर्तुगीज ने काफी कोशिश भी करी इंग्लिश शिप्स को स्टॉप करने की कि सूरत ना आए, इंडिया ना आए, जिसके बाद हॉकिंग्स गुस्से में मुगल कोर्ट को छोड़ के 1611 में चले भी गए थे। लेकिन ठीक है, एक साल बाद 1612 में इंग्लिश शिप ड्रैगन आता है कैप्टन बेस्ट के अंडर, और इसी शिप के साथ एक छोटा सा शिप आता है ओसियंडर। देखिए, ये जो सारे शिप्स के नाम हैं एंड जो भी इंग्लिश पर्सनालिटीज मैं आपको बता रही हूँ, इंग्लिश कैप्टन्स के नाम जो इंडिया आ रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कैप्टन बेस्ट आते हैं इंग्लिश शिप ड्रैगन एंड लिटिल शिप ओसियंडर के साथ, और पोर्तुगीज से फाइट करते हैं और उन्हें हरा भी देते हैं, एंड अल्टीमेटली वो इंडिया पहुंच जाते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शाहजहां का रीन एक ऐसा रीन आता है जहां पे पोर्तुगीज जितने भी एडवांटेजेस एंजॉय कर रहे होते हैं वो हमेशा के लिए खो देते हैं। यहीं से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पोर्तुगीज का डिक्लाइन भी शुरू हो गया था इंडिया में। तो देखिए, ये तो हमने बात करी कि कैसे पोर्तुगीज ने एज अ यूरोपियन पावर सोचा भारत आने का, क्या क्या एक्टिविटीज इन्होंने करी भारत आने के बाद, किस तरीके से इनका डिक्लाइन भी शुरू हो गया। लेकिन अब थोड़ा फोकस करते हैं कि पोर्तुगीज ने क्या छाप छोड़ी भारत पर, क्या बेसिक सिग्निफिकेंस था पोर्तुगीज का एज अ पावर इंडिया में। तो देखिए, पोर्तुगीज ने स्टार्ट किया था यूरोपियन एरा, एंड सिर्फ यूरोपियन एरा ही नहीं बल्कि एमर्जेंस ऑफ नेवल पावर को भी इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में। इसी के साथ इन्होंने जो भी अपनी शिप्स थी उस पे कैनन्स का भी इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिसकी वजह से ये मोनोपोली भी बना पाए थे ट्रेड रूट के ऊपर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो पोर्तुगीज की सिग्निफिकेंस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कई नई क्रॉप्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि टोबैको, कैश्यू नट, पाइनएप्पल, पपाया एंड एटसेट्रा। लेकिन अगर पोर्तुगीज के डिक्लाइन की बात की जाए तो कई सारे रीजंस इसके सामने आते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था वो था पावरफुल डायनेस्टीज का आना इजिप्ट, पर्शिया एंड नॉर्थ इंडिया में। एट द सेम टाइम मराठास भी पोर्तुगीज के नेबर बन चुके थे, मराठास का भी एमरजेंस हो चुका था। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल फियर भी जगने लगा था जब पोर्तुगीज अपनी मिशनरी एक्टिविटीज कंडक्ट करने लगे थे, एंड एट वन पॉइंट ये सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट्रेड नहीं रखते थे, उन्हीं को परसिक्यूट नहीं करते थे, बल्कि हिंदूज को भी करने लगे थे। तो इस वजह से जो नेटिव्स थे इंडिया के, उनके अंदर पॉलिटिकल फियर्स जाग उठा था पोर्तुगीज के अगेंस्ट, जिसके बाद वो रेजिस्ट भी करने लगे थे काफी पोर्तुगीज को अपने अपने एरियाज में। इसी के साथ साथ अब पोर्तुगीज तो भारत आ चुके थे जो, लेकिन इनके बाद बाकी पावर्स, यूरोपियन पावर्स जो इंडिया आई, जैसे कि इंग्लिश या डच, उनके कमर्शियल एम्बिशंस भी बढ़ते जा रहे थे, जिसका सामना भी पोर्तुगीज को करना पड़ रहा था। तो बेसिकली पोर्तुगीज हर तरफ लड़ ही रहे थे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोज मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।